जानीस, आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे और इस बात को अच्छी तरह से मानते भी होंगे कि मीडिया स्टेट का चौथा पिलर है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस फैक्ट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड। लेकिन मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में चाहे इस चीज़ को स्टेट लेवल पर रिकग्नाइज़ किया जाए या ना किया जाए, हम सब जानते हैं कि मीडिया का कितना इफ़ेक्टिव रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के हालात पर, और ख़ास तौर पर आज जबकि मीडिया अपने अपने अंदर एक बहुत आज़ाद और एक बहुत मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। यू नो, आई एम ऑल फॉर द लिबरेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। और आज मैंने अपने यहाँ एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है हु इज़ अ कॉलमिस्ट, अ जर्नलिस्ट एंड एन एनालिस्ट। सहाफ़त की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, उनको ज़्यादा देर इंतज़ार कराना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए दावत देती हूँ। तशरीफ़ ले आइए नज़ीर नाजी। आदाब, क्या हाल है नाजी साहब? सॉरी, क्या हाल है आपके? आपको देख के गले लगाऊं। हाय मेरी जान, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे देखकर बिल्कुल ना गिरें, और अगर गिरे भी तो मैं आपको फ़ौरन संभाल लूँगी, और जब जब मैं गिरूँ आप मुझे संभाल लें। आपको संभालना आसान काम नहीं। हाय, बट मैं जानती हूँ कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आज आप मेरे पास आए तो नज़ीर नाजी, लेकिन यहाँ से हाँ जी करके जाइएगा। मेरा तर्ज भी अच्छा है और अमल तो सुभान अल्लाह है, यकीन जान लीजिए। मशकूक लगता है। आप सहाफ़ी हैं ना, हर किसी को उस आंख से देखते हैं, शक की निगाह से देखते हैं। यकीन जान लीजिए कि मैं उतनी ही ट्रांसपेरेंट हूँ जितनी दिखाई दे रही हूँ। सोचा था कि आज इतने बड़े जर्नलिस्ट मेरे यहाँ आ रहे हैं और आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी पसंद है, तो सोचा था कि कुछ सी थ्रू सा मटेरियल पहनूं, फिर मैंने कहा कि मेरे देखने वालों के लिए मुनासिब नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी लोगों को भी पसंद है। हम अपने इलेक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी मांगते हैं। अब तो बहरहाल फिर खूबसूरत खातून हैं। बट आई एम सो सॉरी नज़ीर, आप आज सुबह पहुँचे मेरे शहर कराची, और आज देखिए हमारे यहाँ कैसे कैसे हंगामे होने लगे। आपने आग लगा दी? हाय अल्लाह, मैंने आग बिल्कुल भी नहीं लगाई, और मैं आग लगाने में यकीन नहीं रखती, मैं तो बस आग बुझाना चाहती हूँ, और जानती भी हूँ बहुत अच्छी तरह कि आग को कैसे बुझाया जाता है। लेकिन ये कैसे, क्यों, ये किसकी नज़र है, ये क्यों, ये मामला सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहा नज़ीर? ये कराची को किसी की नज़र खा गई। बहुत खूबसूरत शहर था ये आपकी तरह। अब आप ही रह गई हैं शहर की खूबसूरती नहीं रह गई। नहीं नहीं, ऐसा ना बोलिए। कराची की तो रातें और इनकी रातों की बेदारियाँ बड़ी खूबसूरत चीज़ हुआ करती है। हाय मेरी जान, क्यों ना हम उन पुराने दिनों की यादें ताज़ा करें आज रात को, है ना? क्लिफ्टन चले। हाय, बल्कि बड़ा ज़बरदस्त पार्क खुला है क्लिफ्टन में, देखा है आपने? वो मैंने देखा नहीं। You haven't seen it? Well, I'm going to drive you in my own car. In fact, I'm going to leave my driver at home and I'm going to drive you myself to this lovely, lovely park. Thank you very much. एक तरह से तो, you know, and I've always commended the city government. Mustafa Kamal, I think he's done a fabulous job. कम से कम और कुछ नहीं तो बहुत सारे parks बने हैं, and you know, good things seem to be happening for the city on that front really. जी हाँ, काफ़ी वो उनके बारे में अच्छी खबरें सुनी हैं कि वो काफ़ी मुंतज़म वाक़े हुए हैं, बड़े अच्छे मुंतज़म हैं। और इस नवंबरी में वो जिस तरह से कराची को अपनी तरह जवान कर रहे हैं, तो ये काबिल तारीफ़ है। बट मेरे ख्याल में ये 9 उम्र लोगों का ही काम है, और खुशी है कि 9 उम्र लोग ही इसे अंजाम दे रहे हैं। पर नाजी साहब, आप बात कर रहे थे अभी अच्छी नज़र की। खैर, अच्छी बुरी तो का भेद तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन सुना है कि आप नहीं जी, जिस पे डाली जाए वो भी जानता है। अच्छा, वो भी जानता है। लेकिन मैंने सुना है कि आपकी बड़ी गहरी नज़र है हर चीज़ पर। आप पर भी है ना? वो मुझे महसूस हो रही है, जो आप तिरछी तिरछी निगाहों से मुझ पर वार कर रहे हैं नाजी साहब। मेरे नज़ीर, बट टेल मी कि आपकी गहरी नज़र रही है ऑब्वियसली, जो एक सियासी सूरत हाल मुल्क की रही। जी, कोशिश करता हूँ। पिछला एक पूरा साल हमारे मुल्क के लिए शायद सियासी निगाह से या सियासी तौर पे सबसे बदतरीन साल कहा जाता है 2007 को पाकिस्तान की पॉलिटिकल। एक तरह से बेहतर भी है, क्योंकि इसमें कुछ तब्दीलियाँ अच्छी भी आई। मसलन इलेक्शन हो गया, और इस बार जो इलेक्शन हुआ उसकी क्रेडिबिलिटी है, सब ने उसको तस्लीम किया नताइज को, वरना यहाँ अमूमन नताइज ही मुतनाज़ रहते हैं इलेक्शन के। तो उसके बाद अब एक मुंतखब हुकूमत कायम हो गई, सिर्फ एक पंजाब रह गया, कल 1-2 रोज़ में वहाँ भी मुंतखब हुकूमत आ जाएगी।
और अगर एक जमहूरी निज़ाम कदमों पे खड़ा हो जाता है, लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत चलाते हैं, उनके उमूर की वो देखभाल करते हैं, तो इस लिहाज से ये अच्छा हुआ। अलबत्ता इस साल में या पिछले साल में बल्कि अगर हम 9 मार्च से ले लें तो दोनों चीज़ें थीं, ख़राबी भी थी। ख़राबी जो मसलन वो फसाद मई के जो यहाँ हंगामे हुए और कुछ तशद्दुद के वाक़यात हुए, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, फिर बम धमाके हुए, ख़ुदकुश धमाके हुए, उस लिहाज से तो बड़ा ये अलमनाक साल था। लेकिन दूसरी तरफ जो अवामी बेदारी की लहर चली और जो सियासी बेदारी आई और तहरीक चली, और उसके नतीजे में आज आप देख रहे हैं कि असम्बलियाँ आ गई, इलेक्शन हो गए, और सदर साहब जो एक फ़ौजी थे वो गैर फ़ौजी हो गए, तो मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए भी अच्छा हुआ, वर्दी उतर गई उनकी। हाय मिली। लेकिन खैर इस मामले को फ़िलहाल के लिए छोड़िए। मैंने कहा मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी अच्छी अच्छी तकरीरें करूं, जल्द से करूं। मैंने सुना कि आपने मियाँ साहब को तो बहुत सारी स्पीचेस लिख कर दी थी, मुझे भी कोई 2-4 अच्छी ऐसी स्पीचेस लिख दीजिए ना, कि जिससे मैं भी आवाम के दिलों पर राज कर सकूं। इस लहजे में मेरी तकरीर पढ़ना ज़रा बस का केस लगेगा, क्योंकि मेरी तकरीर कुछ और तरीके से लिखी गई होती है, आप किसी और तरीके से पढ़ेंगी तो वो कुछ मुश्किल लगेगा, जैसे कोई संजीदा बात को रक्स करके सुनाना शुरू कर दे। तो आपके जो नाज और अदाएं हैं मुझे बहुत उनके साथ एक सियासी तकरीर। मेरी जान, आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि मेरे पास वो हुनर है कि मैं हर सांचे में ढलना जानती हूँ। मैं जो चाहूँ बन सकती हूँ, कभी आजमा कर देखना। मुझे लगता है आप सांचे को अपने तरीके से ढाल लेती हैं। मैंने कहा आपको मेरा कौन सा रूप पसंद आएगा, आप मुझे अपनी ज़िंदगी में कैसे देखना चाहेंगे नज़ीर? अपनी ज़िंदगी में? हाँ, या ज़िंदगी में? ज़िंदगी में क्या? हाँ, ज़िंदगी तो सबकी अपनी अपनी ही होती है ना। अब जैसे मेरी ज़िंदगी मेरी है, आपकी ज़िंदगी आपकी है, आप ही की है ना? मेरी बिल्कुल अपनी है जी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। बट शादी तो हो चुकी है या मेरे बाल बच्चों की है। हाय, आई नो बाल बच्चे। बट आई थिंक वंस यू मैरिड एंड यू हैव किड्स, तो आपकी ज़िंदगी आपकी इतनी नहीं रहती, और यू नो सडनली यू फाइंड और ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत सारा एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फैमिली की हो जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि आपके साथ बात भी ना हो सके। अच्छा, अभी बात आपने की पिछले साल के फसादात की, और मुझे याद है कि जब 12 मई का जो कराची में जो एक अलमनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसमें कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, उस वक्त मीडिया में बहुत ज़्यादा इस बात को उछाला गया, और एक पॉलिटिकल पार्टी को इस हवाले से बहुत ज़्यादा टारगेट भी किया गया। और वो एक ऐसी लहर थी जब सब लग ये रहा था कि सारा का सारा मीडिया एक तरफ है और ख़ास तौर से एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। यू वर एट दैट टाइम वन ऑफ द वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने उस पार्टी को डिफेंड किया था और उनके हक़ में आवाज़ बुलंद की। मैंने उस इवेंट के लिहाज से तो किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, और अभी तक कोई नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन ना कोई तहकीक हुई है, ना कोई अभी तक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जिससे पता चले कि वो कौन लोग थे जिन्होंने किया। लेकिन मजमूई तौर पर मैंने देखा है कि उस पर तमाम सियासी पार्टियां ही बदनाम हुई। कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इल्ज़ाम से बची हो, जो बड़ी पार्टियां हैं। मसलन ANP पर भी इल्ज़ाम लगा, PPP पर लगा, MQM पर लगा, और ऐसे हालात में जबकि तीनों पार्टियां उसमें खसारे में थीं, तो फिर किसी एक को कहना कि वो ज़िम्मेदार है, ये मुनासिब नहीं था। दूसरा, आपको शायद ये वजाहत की ज़रूरत पड़ेगी मुझे ये कि मैंने उस इवेंट के रेफरेंस से कुछ किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लगाई थी, ना किसी की सफाई दी थी। लेकिन मैं MQM के बारे में आपको ये बता दूं कि मेरा आज भी ये तस्वुर है कि ये पार्टी जिस तरीके से शुरू हुई वो तवील कहानी और काफ़ी तकलीफ़देह कहानी है, लेकिन अब वो कम्युनिटी मुनज़्ज़म होकर सियासी ताकत बन गई है। अब ये सियासी ताकत अगर कौमी धारे में शामिल हो जाती है तो ये ताकत बनती है, लेकिन अगर हम इसी तरह इसको सिंध के शहरों के कैप्सूल में रखेंगे तो ये हमारी कमज़ोरी बनेगी, क्योंकि ये इस तरह फिर तसादम होते रहेंगे। तो क्यों नहीं हम उनको जो हायर स्टेक्स हैं,
स्टेक होल्डर बना देते हैं उन्हें। अगर वो उसमें आ जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान की ताकत होंगे। और हम जो इस वक्त इलाकों में, शहरों में, देहात में बट गए हैं, वो तकसीम ख़त्म हो जाएगी, मेल जोल हो जाएगा। और ये अमल काफ़ी अरसे से हो रहा है। मसलन ये जमात अब हुकूमतों में आने लगी है, यहाँ भी और वहाँ भी, अब भी शायद हुकूमत में शामिल हो जाए। तो जैसे जैसे ये हुकूमती ज़िम्मेदारियों का तजुर्बा करते जाएंगे, उसी तरह से इनका रवैया भी जो है वो बदलता जाएगा। एंगर, देखिए जी, यूथ जो होता है ना, उसमें एंगर होता है, और ख़ास तौर पे जिन माशरों में नाइंसाफ़ी हो। तो आपको याद होगा MQM जब बनाई थी तो नौजवान थे सारे, तो गुस्सा भी था, क्योंकि महरूमियाँ ही तो थी जिन्होंने इनको मुनज़्ज़म किया था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनका गुस्सा उतरता जा रहा है। अल्ताफ़ हुसैन की तकरीरों में आप देखेंगे गुस्से की बजाय तो तदब्बुर आता जा रहा है। अब वो पाकिस्तान की बात करते हैं, अब वो बुरहानों में ताउन की बात करते हैं, अब वो मुआफ़ी की बात करते हैं, और आसिफ जरदारी भी खैर वही कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा रुझान है, और उसकी वजह यही है कि MQM जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो एक सियासी अमल है उसका हिस्सा बनती चली जा रही है, और वक्त के साथ साथ ये बनती जाएगी, और फिर ये भी एक कौमी ताकत, कौमी सियासी ताकत बन जाएगी। और ये फिर वही जो एक फूल कहना चाहिए जो एक जगह खिला हुआ है, वो सारे गुलदस्ते का हिस्सा बन के और खूबसूरत हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा जिस तरह अभी आपने बात की रिकन्सिलिएशन की, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी और मेरी एक आदत है जो हम दोनों की बड़ी मुश्तरक, हम दोनों में मुश्तरक है वो आदत। गैस ज़रा बूझिए तो सही कि वो क्या आदत हो सकती है। क्या बूझिए ना, कम ऑन जान, गेस इट फॉर मी। आपकी और मेरी एक ऐसी आदत है। क्या वो मैं भूल वो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो क्या आदत है, जानते हैं? कॉमन आप में और मुझ में। हाँ, सोचिए ना, मेरी कई आदतों से तो आप आशना हैं ही, जानते हैं मेरी आदतों को। सोचिए वो कौन सी आदत हो सकती है भला? ये यहाँ पूछा जाता है? हाँ, नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ। वो आदत है कुर्बत की आदत। मुझे भी लोगों के करीब होने का शौक़ है, आपको भी लोगों के करीब होने का शौक़ है, लेकिन मैं हर किसी के करीब नहीं रह सकती, बिकॉज आई अंडरस्टैंड देयर इज़ टू मच रिस्क इन्वॉल्व इन दैट, यू नो। यू अंडरस्टैंड दैट, नो? तो जिस तरह मैं मियाँ साहब के करीब थी, मैं ऑफ कोर्स अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के करीब थी, लेकिन मैं परवेज़ मुशर्रफ, सदर मुमलिकत परवेज़ मुशर्रफ साहब के करीब ना हो सकी। अब उसकी कई सारी वजूहात थी, लेकिन उस पर मैं भी रोशनी नहीं डालूंगी। लेकिन माशाल्लाह आप तो सभी के रोशनी, उस पे तो आप तो माशाल्लाह सभी के बहुत करीब रहे हैं। तो रोशनी डाल। हाँ, वो जब वो मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ देर बाद, क्योंकि मुझे छुपाने की आदत नहीं है, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कैसा गुर होता है, ये कैसे सबके कैसे पास, या सब कि ये कुर्बतें कैसे आप हासिल कर लेते हैं? कुर्बतें तो मिलती हैं अंडरस्टैंडिंग से, मोहब्बत से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करने से। अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो यही कुर्बतों की बुनियाद बनती हैं। और अगर अदरवाइज़ हो कि आप दूसरे को उसका जायज़ मुकाम न दें, उसको इज़्ज़त ना दें, उसका हक़ न दें, और उसकी अना को मजरूह ना करें, तो ये कुर्बतें होती हैं। बट जानी, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, इसलिए क्योंकि मैंने देखा कि आपकी तकरीबन सभी से बहुत दोस्ती रही है, आपकी तकरीबन सभी से अंडरस्टैंडिंग रही है, तो मुझे समझ नहीं आता कि आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किस तरफ है, या आप किस पार्टी से रिलेट करते हैं। जर्नलिस्ट की किसी के साथ नहीं होती, और ये दुरुस्त है कि मेरी बेशुमार सियासी जो है लीडर दोस्ती रही, भुट्टो साहब से रही है, नवाज शरीफ साहब से रही है, ये चौधरी बिरादरान जो हैं इनसे रही है, अल्ताफ़ भाई से भी ठीक है। आप ज़ियाउल हक साहब को भूल गए? तो नहीं, ज़ियाउल हक से मेरी लड़ाई थी जी। अच्छा, लड़ाई थी। उन्होंने तो मुझे जेल में डाला था, उन्होंने तो कहा था कि मैं नज़ीर जी को उल्टा लटका दूंगा। सच बताए? वाकई? जी हाँ, जी उनसे। अच्छा, किसी भी फौजी से नहीं रही कभी, इत्तेफाक की बात है। हाउ अबाउट परवेज़ मुशर्रफ साहब? इनसे भी नहीं। अच्छा, इधर भी आते मुझे जेल में डाल दिया था। अच्छा, जेल से मुराद ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैद कर दिया था उन्होंने मुझे, तो मैं वहाँ को 3 हफ्ते प्राइम मिनिस्टर हाउस में कैद रहा, जो लोगों के लिए
वहाँ जाने की तमन्ना करते हैं। मैं वहाँ दुआएं किया करता था कि या अल्लाह मुझे यहाँ से निकाल। हाँ, तो you were there with मियाँ साहब when Yes, the coup yes, yes, had yes. taken जी, place. जी। क्या तासुरात थे उस वक्त, या क्या उनकी क्या महसूस कर रहे थे मियाँ साहब? क्या उस वक्त क्या माहौल क्या था प्राइम मिनिस्टर हाउस का? माहौल मैंने ये देखा है जी कि बाकी कुछ लोगों में खौफ था भी, लेकिन मियाँ साहब तो जो लगता था जैसे रिलैक्स हो गए। अच्छा। जैसे पता चला कि घेरा पड़ गया, टैंक चारों तरफ आए खड़े हो गए और फौजी कब्जा कर गए हैं, तो मुझे याद है मियाँ साहब बाथरूम से निकल रहे थे, अपने जो लिविंग पोर्शन है उनका, तो कोई छोटा सा एक ड्राइंग रूम था, तो अपने हाथ खुश करके यूं करते आए, तो और किसी ने बताया, मैं भी देख कर आया था कि जी फौज ने घेर लिया है। तो मियाँ साहब ऐसे आके इस तरह सोफा था, यूं आगे बैठे आराम से और कह रहे चलो अच्छा हुआ बोझ उन्होंने अपने कंधे पे ले लिया। हाय, बट आप जानते हैं कि उनकी इस रिलैक्सेशन की वजह क्या थी? जी, मैं ही तो थी। असल में मैंने उनको इतनी दफ़ा घेरे में लिया था और इतनी दफ़ा उन पर हमले किए थे कि उनको आदत सी हो गई थी। यू नो, आई टॉट हिम हाउ टू सरेंडर। उनको सरेंडर करने की आदत हो गई थी। ऑफ कोर्स जानी मेरे सामने तो बड़े बड़े अपने हथियार डाल देते हैं। सरेंडर नहीं किया था, घबराए नहीं थे। घबराए नहीं थे, आई नो जानी, बट व्हेन यू बीन विद नाजी बेगम साहिबा, देन फिर कोई चीज़ आपको किसी चीज़ से घबराहट नहीं होती। अभी आप देखिएगा कि इस मुलाकात के बाद आप भी किसी चीज़ से नहीं घबराएंगे। अच्छा, बट यू नो आई फील के बाद वक़्त घबराना भी फ़ायदे में रहता है। अच्छा, जी, चलिए, मेरे ख्याल में कुछ आपसे टिप्स मुझे लेनी पड़ेंगी, कुछ ऑफ कैमरा टिप्स, है ना? आई थिंक मैं हाँ, कुछ मुझे जाना है लाहौर। आपको कहाँ जाना है? लाहौर जाना है। नहीं रुकिए, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, मैं इनको ज़रा मना के रोक लूँ। उनको लगता है शायद मुझसे थोड़ा। मैं पहले ही बहुत अजीबोगरीब माहौल से आया हूँ। जब मैंने घर में बताया कि मैं आपके शो में आ रहा हूँ, तो मेरी बीवी ने कहा था कि कुछ शर्म करें। हाय अल्लाह। आपकी बहुएं हैं, आपके पोते। अच्छा, हाय बाजी, बिल्कुल ना घबराएं, आपके खावत मेरे साथ बिल्कुल महफूज हैं। और मैंने कहा आपने अजीब व गरीब की बात की, तो अजीब आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद, बट गरीब जानिए आई हैव इश्यूज विद। मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र, नज़ीर नाजी। और अभी तक और अब आपने वादा किया मुझसे कि अब आप जाने की बात नहीं करेंगे मेरे साथ, मेरा दिल दुख जाएगा फिर। और मैं रुक गया तो आपका दिल दुख जाएगा। नहीं, आपके रुकने से तो मेरी सांसें चल रही हैं बल्कि। और मैंने कहा और मैं जानती हूँ कि आप चोट देने वालों में से नहीं हैं, आप तो मरहम लगाने वालों में से हैं, है ना नज़ीर? जख्म लगाने वालों में से नहीं। जख्म लगाने वालों में से हैं? में से नहीं है, मैं जानती हूँ अच्छी तरह इस बात को। अच्छा, बट टॉकिंग ऑफ जख्म्स, यू नो, ये जो अभी रिसेंटली शेर अफगर नियाज़ी के साथ जो वाक़या पेश आया, और उसके बाद ऑब्वियसली एतजाज़ एहसन की पोजीशन एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ भी हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये एजेंसीज़ की कारस्तानी थी। एज अ जर्नलिस्ट, व्हाट डू यू फील, व्हाट वेंट रॉन्ग, और ये क्या था, ये किसकी साजिश, और क्या आया कि साजिश थी कि नहीं थी? ये तो खैर मैं नहीं जानता जी, क्योंकि किसी सबूत के बगैर साजिश कहना तो मुनासिब नहीं होता। लेकिन ये अलबत्ता अफसोस की बात है, ख़ुद एतजाज़ साहब भी बेचारे शर्मिंदा होंगे कि वो कम्युनिटी जो रूल ऑफ लॉ की बात करती है, जिसे देख कर लोगों को सीखना चाहिए कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कैसे होता है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे की जाती है, और इसकी मिसाल उन्होंने पेश भी कर दी थी। पूरा 1 साल तहरीक चली है, बहुत पुरअमन रही, कोई किसी के गाड़ी नहीं टूटी, शीशा नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ। ये कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है। 1-2 वाक़यात पहले हो गए थे, एक कबू किसी का काला कर दिया था, फिर वसीम सजाद के साथ बदतमीज़ी की थी, नई बुखारी के साथ भी कुछ हुआ था। तो ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो शेर अफगन के साथ हुआ है ये तो इतना तकलीफ़ दे था, जिस पर मेरा ख्याल है बुकरा बिरादरी सबसे ज़्यादा परेशान होगी कि ये वाक़या क्यों हो गया, कि 5 घंटे तक एक शख्स को आप घेरा डाल के उसे हब्से बेजा में रखते हैं, तो ये कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं ये समझती हूँ कि जब 1 साल तक माशाल्लाह, और मैं माशाल्लाह इसलिए बोल रही हूँ कि एक बहुत पुरअमन तरीके से और बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक, और जिसकी बाकायदा मिसालें दी जा रही थी इनकी मुकला की तहरीक की, तो एकदम इस किस्म का वाक़े का पेश आना कुछ आंख को खटकता है कि ये कि इसके पीछे कुछ साजिश, कम अज़ कम मैं समझती हूँ कि कुछ साजिश ज़रूर थी। हमारे यहाँ देखिए जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो चलती ही रहती हैं, बहुत होती हैं, और जहाँ कोई चीज़ होती है
वहीं उसका जिक्र होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा बहुत हुआ है, कॉन्स्पिरेसीज बहुत हुई हैं और हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ हुई हैं, जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हुई हैं। तो अब जमहूरी निज़ाम दोबारा अपने कदमों पे भी खड़ा हो रहा है, तो इस तरह के वाक़यात अगर हो जाएं तो जैसे कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो हमारी भी वही कैफियत है कि इस तरह से अगर कोई वाक़या अचानक भी हो जाता है तो हमें लगता है कि कॉन्स्पिरेसी है, और क्वाइट पॉसिबल के कॉन्स्पिरेसी भी हो, जैसे कि कह रहे हैं एतजाज़ साहब। लेकिन उसके लिए तो वही फिर तहकीकाती कमीशन बनना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कौन कौन कल्प्रिट्स हैं। वो तो कैमरे के सामने वैसे सब कुछ है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ क्या क्या नहीं होता कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई है, दुनिया भर के कैमरे वहाँ थे, सैटेलाइट इमेजेस वहाँ जा रहे थे ऊपर आसमानों पर, और बेशुमार फुटेज मौजूद है और किसी को पता नहीं क्या हो गया। और मजे की बात है कि स्कॉटलैंड यार्ड की टीम बुलवाई और वो भी हमें वही कंफ्यूजन देकर गए जो पहले से मौजूद थी। और ये, तो ये कभी भी नहीं हुआ। लियाकत अली खान की शहादत आज तक पता नहीं कौन जिम्मेदार था। सिर्फ भुट्टो साहब को चूंकि सबके सामने फांसी लगाया गया, एक उनका पता है हमें, उनके कातिलों का, लेकिन हम तो उनका भी कुछ ना कर सके ना। कोई कानून, हालांकि वो कत्ल हुआ है, भुट्टो साहब का कत्ल बिल्कुल, इट वाज अ जुडिशियल मर्डर। हाँ, लेकिन जुडिशियल मर्डर हुआ है बिल्कुल, लेकिन उसकी हम किसी को सजा नहीं दे पाए। और अब मोहतरमा की शहादत हुई है, फिर वही हाल है कि हमें पता नहीं क्या हो गया। तो ये वो जो है उसका मुस्तफा ज़ैदी का, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, यहाँ तो तमाम मुल्क ने पहने हुए दस्ताने वाकई। बट खैर यू नो आई एम वेरी सेंसिटिव ऑन दिस इशू। लेकिन नाजी साहब, मुझे बताइए कि अदलिया की बहाली के हवाले से जो ये तहरीक 1 साल से चल रही है और बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है, अभी बड़े सारे वादे भी हुए, आसिफ ने और नवाज शरीफ आपके पुराने दोस्त हैं, उन्होंने भुरबन में वादे किए कि आसिफ भी मेरे दोस्त हैं। आसिफ भी आपके दोस्त हैं। फिर तो आप बड़े काम के आदमी हैं नाजी साहब। बस हमसे भी दोस्ती कर लीजिए। हाँ, क्या कहा था बेगम साहिबा ने, क्या कहा था मेरे बारे में? कि शर्म करो, किस शो में जा रहे हो। हाँ मेरी जान, अब मेरे ख्याल में वो वक्त आ ही गया है कि आप मेरे साथ दोस्ती करें और सबको बता दें डंके की चोट पर कि आप किसी से कम नहीं हैं नाजी साहब। आप डरने वालों में से नहीं हैं, आप हिम्मत वाले हैं। ये बहादुरी मैं नहीं कर सकता। Come on, Johnny. Come on, you're a journalist. You can't be scared. आप नहीं खौफज़दा हो सकते, और वो भी घर में बैठी बीवी से। Come on, Johnny. वो सबसे ज़्यादा खौफनाक डर होता है। हाँ, सुन लिया बहन। तुम्हारा शौहर मेरे ड्राइंग रूम में आकर तुम्हें खौफनाक पुकार रहा है। हाँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ बहन, समझती हूँ तुम्हारा दुख। हाँ, क्या कहा जाए, मैं आपका घर बिल्कुल नहीं बर्बाद करना चाह रही। मैं तो चाहती हूँ कि आप हंसते रहें, खिलते रहें, फूलते रहें, माशाल्लाह। अच्छा खैर, इस बात को छोड़िए। मैंने कहा कि ये जो वादा था अदलिया की बहाली का, क्या आपके ख्याल में ये एक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नज़र आ रहा है आपको? देखिए जी, हर ख्वाब अगर तो सिर्फ ख्वाब की हद तक रहे खूबसूरत होता है, लेकिन जिस ख्वाब की आप ताबीर चाहते हैं, ताबीर तो इस हकीकी दुनिया के अंदर होना होती है और वो हालात के मुताबिक होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मेरा ये व्यू है, मैं लिख भी चुका हूँ कई बार, कि 20 जुलाई 2007 को जुडिशरी को जो ताकत मिल गई थी, मेरा ख्याल था उसके बाद जुडिशरी को उससे कंसोलिडेट करना चाहिए था। प्रेसिडेंट को हटाना या उसकी वर्दी उतारना ये अदलिया का काम नहीं था, ये काम सियासतदानों को करने देते। सियासतदान भी अपना काम अपने ज़िम्मे लेते। अदलिया को जहाँ तक पहुँचा दिया था, जो मुकाम मिल गया था, जिस तरह एक मिलिट्री रूलर अदलिया के सामने पीछे हटा था और अपने तमाम मुतालबात छोड़कर उसका हुक्म मानने को तैयार हो गया था, उसके बाद उस सियासत से निकल जाना चाहिए था। आप ये देखिए, अदालती फैसलों से आमर नहीं जाया करते। बट नाजी साहब, मैं आपसे इस बात पे थोड़ा सा इख्तिलाफ करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अदलिया का जो ये स्टांस था, क्योंकि उस वक्त आप देखिए कि जो लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, जितने बड़े लीडर्स थे उनको तो मुल्क बदर किया हुआ था। सो कहाँ
कौन था उस वक्त इंसाफ करने सब वाला? सब और होने मैं जा रहा। समझती हूँ कि ये अदलिया के प्रेशर की वजह से जो आमिर है वो इस हद तक मजबूर हुआ कि उसको नेगोशिएट करना पड़ा और डील करनी पड़ी। हम लोग वाकयात को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर जाते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ परवेज़ मुशर्रफ की जो थी अंडरस्टैंडिंग की कोशिश, वो 2 साल से जारी थी। और अगर आप मुतरबा किताब पढ़ें तो उसमें आपको पता चलता है कहाँ तक जा चुकी थी। तो उस जिस मार्च का सिलसिला शुरू हुआ, उस मार्च को मोडेलिटीज़ तय हो रही थी और उसमें अब ये ढकी छुपी बात नहीं है, वर्ल्ड मीडिया में आ चुका है कि उस अंडरस्टैंडिंग में अमेरिका गारंटर है, यूके गारंटर है, मिडल ईस्ट के हमारे कुछ दोस्त भाई मुल्क वो गारंटर हैं और साथ परवेज़ मुशर्रफ मोहतरमा एक पार्टी है। उसमें यह तय हुआ था कि केसेस ख़त्म होंगे, उसमें यह तय हुआ था कि इलेक्शन से पहले मुशर्रफ वर्दी उतारेंगे, उसमें यह तय हुआ कि इलेक्शन फेयर होंगे। ये सारा कुछ तय हो गया था और ये सबको मालूम था, ये भी मीडिया में आ चुका था। मोहतरमा तकरीरों में कहा करती थी कि वर्दी उतारो, जब उनका मुतालबा होता है या कि सियासतदान कहता है, जब आता है किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो समझ जाना चाहिए कि ये काम होने वाला है। मेरा ख्याल है इसमें कुछ ऐसे अनासिर होंगे जिन्होंने अदलिया को इस्तेमाल करके सोचा होगा क्रेडिट हम ले लें वर्दी उतरवाने का। वर्दी उतरवाने का क्रेडिट बेनज़ीर भुट्टो का, ये मालूम होना चाहिए लोगों को। इसीलिए जब आसिफ जरदारी कहते हैं कि जो यानी उनका किया धरा है सियासतदानों का, अब आप ये तो ना कहें कि उनके जुलूसों से वर्दी उतर गई है, वो कभी नहीं उतरा करती। वो तो इंटरनेशनल कमिटमेंट थी, प्रेशर था और फिर बड़ी बड़ी पार्टियां थीं। ये बड़ी पार्टियां इस इलेक्शन में जो धांधली नहीं चल सकती थी उनके खिलाफ, मुशर्रफ साहब इतने अब ताकतवर नहीं रह गए थे कि अपना रिजल्ट इम्पोज कर देते इन 2 जमातों को हरा के। तो इनको तो आना ही था, तो मुनासिब होता कि इन्हीं जमातों को आने देते। परवेज़ मुशर्रफ उन सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ सियासत करने देते, कौन किसको निकालता कौन किसको ना निकालता, ये एक सियासी अमल होता है। लेकिन जुडिशरी को जो कुछ उस क्राइसिस के नतीजे में मिल गया था वो बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तान तो क्या, मेरा ख्याल है इंडिया में कभी जुडिशरी को इतनी ताकत नहीं मिली थी जितनी पाकिस्तानी जुडिशरी को मिल गई थी। लेकिन जब फिर वो सदर को हटाने की तरफ चल निकले तो फिर याद रखना चाहिए कि अगर चीफ जस्टिस साहब एक नौकरी के लिए इतनी तहरीक चला सकते हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ जिसने एक नौकरी के लिए पहले इस मुल्क ने आइन तोड़ा था, वज़ीर-ए-आज़म हटाया था, क्या फिर वो उस नौकरी के लिए जज नहीं हटा सकता था? सोचना चाहिए था, वो हो गया। तो अब तो मुंतखब हुकूमत आ गई है। और दूसरा ये कि अब चीफ जस्टिस साहब 20 जुलाई वाली पोजीशन में नहीं है, 20 जुलाई 2007 आई नहीं, उस वक्त तक वो कंट्रोवर्शियल नहीं थे। अब वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, खुद वकला में, जजों में। और आप देखिए ना जी, आसिफ जरदारी घर जाने पे तो जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद को भी कहना पड़ा कि उन्हें नहीं जाना चाहिए था। तो जब एक जज यहाँ तक पहुँच जाए तो और उसके जुलूसों में सियासी जमातें आने लगे, उनके झंडे आने लगे, तो इतने सियासी राब्तों के बाद अगर वो बहाल भी हुए तो वो जो तक़द्दुस होना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है कि अब शायद उन्हें वो ना मिल सके। तो अब तो उन्हें खुद ही चाहिए कि इस सूरत हाल से इस मुल्क को निकलने दें और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को और इस मुंतखब हुकूमत को अपनी जो उनकी नेचुरल है जो कशमकशानी है उसमें उनको ज़रा आज़ादी से करने दें, अपने सियासी मामला वो ख़ुद तय करें। इक़्तिदार का खेल या इक़्तिदार के मसाइल तय करना ये जुडिशरी काम नहीं होता, उसकी तो आइन और कानून की पासदारी है, वो हक़ उन्हें मिल गया था। तो मेरा ख्याल था वहाँ पर अगर होते तो पाकिस्तान की अदलिया की कुछ नसीबी थी कि उस ताकत, उस पोजीशन पे वो कंसोलिडेट कर जाते हैं। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। और मैंने बहुत समझाया था, मैंने एजी को भी समझाया, मैंने इफ्तिखार चौधरी साहब को भी समझाया था, लेकिन मेरी नहीं सुनी उन्होंने। यू नो आई टोल्ड देम। आप उन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं? हाँ, नहीं, मैं उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मैं तो बस ये एक और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। हाँ, ऐसे ना बोलिए प्लीज़, ऐसे ना बोलिए। लेकिन मैं समझती हूँ, आई एग्री विद यू, एंड आई थिंक कि दे शुड नाउ ये इस तहरीक को छोड़कर एक सियासी तहरीक शुरू करें, डंके की चोट पे शुरू करें और साथ पॉपुलर सपोर्ट को अपने साथ शामिल करें और सियासत करें बजाय सदारती उम्मीदवार की हैसियत से आए मैदान में। बिल्कुल सियासी उम्मीदवार की हैसियत से। ये तो कहते हैं ना कि वो गैर आईनी हैं सारे
जो लोग हैं, और नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं, आके उनके साथ भी लें कि इस गैरानी को हटाओ, और मैं आईनी सदर बनने को तैयार हूँ, और वो काफ़ी अब पॉपुलर हो चुके हैं, वो सदर का इलेक्शन लड़ें। अच्छा मेरी जान, मैंने भी सियासत में आना है, मेरे बारे में कुछ लिखो। क्या लिखोगे मेरे बारे में? मेरे लिखने से तो सियासत में नहीं, आना मैंने सुना मुश्किल कि है। आपके लिखने से बड़े बड़े बौछार आ जाते हैं। आजकल लेडीज सीट बहुत हो गई हैं, कोटे बहुत हो गए हैं। क्या आपको बुरा तो लग रहा है? आप सारे इनसे आपके ताल्लुकात हैं, मेरे ख्याल सब आपसे नहीं, भी आप चाहते जितने होंगे, नहीं हैं तो ताल्लुकात। किसी भी लीडर से बात कीजिए, मेरे ख्याल आपको कोई ख्वातीन की सीट तो मिल जाएगी। बस जानी एक बात है कि एक दफ़ा मैं असेंबली में चली गई ना, तो लोग सिर्फ मुझे देखा करेंगे। बहुत से आप मसाइल मेरे हल हो हाथ- जाएंगे। हाँ? बहुत से मसाइल हल हो कितने जाएंगे। मसाइल हल हो जाएंगे? actually? आपको अपोजिशन के सामने बिठा दिया करेंगे, हाँ, तो वो तो किसी अपना के काम साथ, करेंगे। but I think I'll tell you what, I am eyeing the foreign ministry. मैं समझती हूँ that I will make such a good foreign minister. I am very diplomatic, जानी। Even मरहूम कर्नल साहब भी कहा करते थे कि नाजी तुम जैसी डिप्लोमेटिक औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ लिखे ना मेरे बारे में, मेरी आंखों के बारे में लिखे। मैं तो यही लिख सकता हूँ कि आपको एम्बेसडर बना दिया जाए। कितना मज़ा आ रहा है, ये महफिल कितनी हसीन है, और ये रात थम जाए, ये लम्हे यही थम जाए। लेकिन ये तनाई ख़तरे में नज़र आ रही है मुझे। आप कोई मेहमान बुलाने वाली हैं? हाँ, मैंने कहा कि शायद बेगम साहिबा बहुत इनसिक्योर हो रही होंगी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं घर उजाड़ने वालों में से नहीं, बसाने वालों में से हूँ। आपका घर तो बसा बसाया है, इसलिए जस्ट टू मेक पीपल इन योर होम कंफर्टेबल। मेरी एक सहेली है, मेरी एक बहुत बहुत प्यारी सहेली, और मैं कब से उसके पीछे पड़ी थी कि मेरी जान कितना अरसा हो गया तो मेरे पास नहीं आती, मुझसे मिलती नहीं हो। लेकिन मेरी जो जान सहेली है ना, वो बहुत मसरूफ़ रहती है माशाल्लाह, और मुझे ये यकीन है कि जब मैं उसको यहाँ बुलाऊंगी तो आपको भी बहुत खुशी होगी। लेकिन मिजाज की थोड़ी सी तेज़ है, सख्त मिजाज है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और कभी कभार तो हाथ चीज़ें उठा के मारना शुरू कर देती है लोगों के सर पे। इसलिए बच के रहिएगा आप। हाँ, पहले ही बड़ा डरा रही हैं। सोच समझ के बोलना उनके आप सामने। पहले ही मुझे डरा रही हैं। हाँ, मैंने कहा उससे डरते नहीं, रहना। अगर मुझे उन्हें देख के सचमुच खुशी होगी तो उसका भी इलाज है मेरे पास। लेकिन मैंने कहा कि इससे पहले कि वो वहीं से कोई चीज़ फेंके मेरे सिर पे मारने के लिए, आओ आओ चली आओ, बदर खलील मेरी बद्दो। आदा मेरी जान, क्या हाल है? एंड यू लुक लवली मेरी जान। थैंक यू सो मच। अच्छा, लगता है आज मुकाबले का इरादा है बद्दो। एनी टाइम डार्लिंग, है ना? एनी टाइम। हाँ, सब ठीक है, लेकिन बस ये रंग बहुत कमाल है, क्यों सूट कर रहे हैं ना मुझ पे? बहुत ज्यादा सूट तुम कर पे रहा भी काला रंग बहुत सूट कर रहा है। है। हाँ, तुम तो चाहती कि मैं काला पहन के रखूं। हाँ, कह दो कि चुड़ैल लग रही हूँ। बिल्कुल नहीं लग रही होगा, कह देती मैं तो तुम्हें मेरे चुड़ैल सामने लग कह के तो देखें। ओहो देख लिया? बाबा, इतनी देर में तुम ये कर रही थी? मैंने कहा द ट्रॉफी इज ऑलरेडी माइन, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। यही तुमने सब कुछ किया है। जब तक मैं वहाँ बैठी हुई थी तुम ये कर रही थी। अच्छा, पटा लिया तुमने। जानी, कल्टीवेशन, यू नो हाउ इट इज, कल्टीवेटिंग ग्रेट टाइज, Yeah. यू नो हाउ इट इज, Yeah, करना पड़ता है जान। हाँ। मुलाकात शायद है कि नहीं, नज़ीर नाजी मैं साहब? नाम से तो बहुत वाकिफ हूँ, मुलाकात अभी हुई है। और नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत मुद्दत से जानता हूँ। जब आप छोटे से थे, नहीं, ऐसा नहीं था। जब आप छोटे से थे आप उस मेरा वक्त ड्रामा आप छोटी सी होंगी। है, मुझे अक्सर लोग आपको कहते तो हैं। पता नहीं, लेकिन मैं वाकई बहुत छोटी सी थी। तुम तो छोटी थी। हाँ, मैं definitely। अभी छोटी हूँ। छोटी हो, मैं तो कह रही छोटी हो तुमसे। मेरा इज्जत करो, तुमसे छोटी हो। हाँ। लेकिन प्यार है, पहली प्यार खातून है, देखी हैं जो अपने आप को छोटा कह रही हैं दूसरी से। नहीं, नहीं, मैं बड़ा कह बद्दू रही की यही हूँ। आदत बड़ा मैं कह रही, बड़ा sorry। कहना। बद्दू की यही आदत मुझे हमेशा बहुत जो स्ट्राइक की है, वो हमेशा ये आदत कि शी इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन, मुंह फट भी है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बहुत कंफर्टेबल है। शी इज सो कंफर्टेबल, जब भी तो शी इज लोग गॉट मुझे नो पसंद हैंगअप्स, शी इज गॉट नो टैंट्रम्स, और बस मेरी जान है। कम मिलती है, नखरे बहुत ज्यादा हो गए हैं बद्दो। नखरे तो होंगे अब, है ना? देखो इतना अरसा हो गया। अगर मैं बता दूं कि मैं कितने अरसे से काम कर रही हूँ तो मेरी एज यूँ पता चल जाएगी फटाक से। खैर आई डोंट केयर, 40 इयर्स। माशाल्लाह। 40 इयर्स से शो बिजनेस में हूँ, थोड़ा बहुत तो नखरा होना चाहिए ना। हालांकि नहीं है नखरा। लड़ाइयाँ करती हूँ मैं, सेट वगैरह पे लड़ाइयाँ करती हूँ, लेकिन असूलों पे, टाइम की पाबंद हूँ,
और होमवर्क करके आती हूँ पूरा। फिर जो फिर देखती हूँ लोगों को कि बहुत नॉन सीरियस हैं, क्योंकि हमारी जॉब है। क्यों नहीं एक्टिंग को एज अ जॉब लेते? हम पैसे लेते हैं, वो तो नहीं काम कर रहे। आई नो वहाँ पे बस होता है, मेरा गुस्सा चढ़ जाता है। आई नो जानी, बट मैं कहने लगी थी कि एक दफ़ा बद्दो को गुस्सा चढ़ा था शहजाद पर भी, शहजाद खलील मभी शहजाद खलील पे मैं गुस्सा, और याद करो जानी, एक मेरे ही दफ़ा दोस्त- चढ़ा मेरा था, दोस्त था। और वो तब चढ़ा था जब शहजाद ने ऑब्वियसली आनी का रोल था तन्हाइयाँ में, कास्ट किया बद्दो को। उसकी कुछ अर्से बाद मेरे से मुलाकात हो गई, तो मेरे पीछे ही पड़ गया, कहने लगा कि नाजी अगर तुम करोगी तो ड्रामा बनेगा। मैंने कहा जान ज़रा होश करो, बद्दो को तुम पहले कह चुके हो, खुदा ना खास्ता उसको पता चल गया तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। कहने लगा बद्दो की फिक्र तुम ना करो, क्योंकि बद्दो मेरी कोई बात नहीं टालती। मैंने कहा तुम बद्दो को कन्विंस करके देख लो, मैं ड्रामा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बद्दो कन्विंस ना हुई। और मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे तो वो ले ही नहीं रहा था। हाँ, कभी मुझे प्लेस वही तो। नहीं था, पर वो कैरेक्टर मेरे लिए लिखा गया था। हसीना मोइन ने मेरे लिए लिखा था। उन्होंने कहा मैंने इसी को लेना। देखा, ये इसने हसीना को साथ मिला लिया था। हम औरतें इस मामले में बड़ी चालाक होती हैं। हाँ, वही तो औरतें कहलाती हैं, तो औरतें। लेट्स टॉक अबाउट शो बिजनेस की पॉलिटिक्स। मैं उसमें जहाँ पॉलिटिक्स होती है भाग जाती हूँ, हाय प्लेस छोड़ के भाग जाती हूँ। हाय हाय बद्दो, मैं मशहूर हूँ। हाँ, अभी पिछले दिनों मेरे यहाँ वो आई हुई थी। कौन? आई हुई थी तुम्हारी एक पुरानी सहेली। कौन? हाँ, बड़ी तुम्हारी बुराइयां करके गई है। बुराई करके गई? हाँ। करने दो। बट यू नो देयर सो मच पॉलिटिक्स इन शो बिजनेस आल्सो। कभी आपका इस सियासत की तरफ ध्यान गया? हमारी जो मेरा- मीडिया की सियासत बड़ा है, interesting TV की है सियासत। वैसे। मेरा कैरियर शोबिज से शुरू हुआ था। ओह रियली? मैं फिल्म इंडस्ट्री में होता था। अच्छा अच्छा। वहाँ तो बड़े मजे मजे की गॉसिप होती है। असिस्टेंट डायरेक्टर, वो ज़माना भी बहुत ज़बरदस्त था, जब एक्चुअली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री थी कुछ। उसमें अच्छा, बिल्कुल। सिबिया थी, हाँ जी। संतोष थे, नैयर मोहम्मद अली थी, थे। हाँ। ये लेट कवर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जी, जी। काफ़ी लेट है। मोहम्मद अली तो यहाँ से शुरू हुए थे, जी हाँ। जब भी यहीं से शुरू हुई थी। तो उस ज़माने में बड़े अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में हुआ करते थे। सैफुद्दीन सैफ थे, बड़े अच्छे शायर थे। डायरेक्टर अनवर कमाल थे, लुकमान बिल्कुल, थे, बिल्कुल। शरीफ दैयर थे। देखो मेरे ज़माने की बातें हो रही हैं। इन लोगों ने बट जान खुशी you हो know, रही बद्दो, बड़ी मैं ज़बरदस्त समझती हूँ फिल्में कि हुआ आज करती थी। तक तो हम सॉरी तो उसके बाद जो एक फिल्म मैगजीन निकला है पाकिस्तान में, जो सबसे अच्छा कहलाता है, आज तक भी लोग याद करते हैं, वो मुसव्विर था। मुसव्विर। जी हाँ, मुझे तो याद। वो पहला फिल्म मैगजीन था जिसमें स्कैंडल्स नहीं होते थे। स्कैंडल नहीं होते? नहीं, बिल्कुल कभी कोई झूठ नहीं छपा, स्कैंडल नहीं छपा, झूठ नहीं blackmailing- छपा? नहीं, never। स्कैंडल तो होते हैं, हैं? नहीं, हाय व्हाट इज शो बिल्कुल बिजनेस नहीं। विदाउट हाँ, हाँ। स्कैंडल्स? लेकिन देखो, स्कैंडल के बगैर आपको- कैसे? हाँ, हाँ। लेकिन आपको ये तो सुन मीठे के के बगैर- ताज्जुब होगा हाँ। कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, और जो स्कैंडल वाले थे वो 2-2, 4-4 हज़ार बिकते थे। ये 25,000 चला गया था तो उसमें लिखा होता है क्या उस था? ज़माने में। उसमें एक्चुअल मूवीज़ की खबरें, और उसमें तबसरा। मूवीज़ पर तबसरे जो बहुत ही सोच समझ के लिखे गए होते थे। जी। और उसमें रिपोर्टाज होते थे, इंटरव्यूज़ होते थे। इंटरव्यूज़ तो मैं ही किया करता था। तो मुझे याद है कि उस ज़माने के जितने भी स्टार्स थे, उनके जो इंटरव्यू छपे हुए हैं, अगर कहीं उनकी किताब कंपाइल होकर छप जाए तो आज भी वो मिसाल हैं दूसरों के लिए। वैसे तो खैर पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ मैंने बहुत किए हैं, हैरत की बात, लेकिन वो शोबिज़ में भी मेरे इंटरव्यू हैरत की बात। अच्छे थे वो। किसमें बगैर गॉसिप के? अच्छा यू नो इंटरेस्टिंगली बद्दो, आज मैं इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगी और ये कहना चाहूँगी कि आज तक हम खैर हमारी दोस्ती भी है, प्यार भी है, लेकिन शायद मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया दैट यू नो यू वन ऑफ दोज वेरी फ्यू वुमेन जिनसे मैं एनवियस महसूस करती हूँ। आई एक्चुअली एनवी यू बद्दो, बिकॉज माशाल्लाह माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि द अमाउंट ऑफ लव दैट यू हैव इतनी देर से दो पुरानी सहेलियां इतनी मोहब्बत से बात कर रही हैं। इतने दिनों बाद मिले ना। आप में कभी जेलसी नहीं हुई? तो इस मेरी मतलब लोग मुझे कहते हैं मैं इतनी एज की नहीं लगती जितनी की मैं हूँ। वो मेरा राज ये है कि मैं जेलस नहीं होती हूँ किसी से। किसी एक मामले पे आपका झगड़ा नहीं हुआ? हाँ, एक दफ़ा हुई थी जब बद्दू की शहजाद से शादी हुई थी। तब बड़ी जेलसी हुई थी, बट देन आई केम टू टर्म्स विद इट, यू नो, एंड आई ऑफ कोर्स वी ऑल मूव्ड ऑन इन लाइफ, Yes, वी ऑल true, मूव्ड ऑन, true. एंड ऑफ कोर्स बद्दू माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई हैव टू से दिस टू यू that I adore you, I love you, and I sometimes I wish in mutual. life really. Yeah. Hi, I मेरी love जान. you too. हाय मेरी You are जान, darling. हाय मेरी जान। कौन कहता है कि हम औरतें आपस में सलूक से नहीं रह सकती? मुझे तो खतरा पैदा हो गया था, आप में से एक औरत नहीं है।
वैसे हम दोनों की आवाज थोड़ी सी हस्की है। मेरी भी बात ऐसी है ना, लग रहा था। लेकिन जुमला अच्छा लगा आपका मुझे नाजी साहब। बोलो, इतना अरसा हो गया and you know you've seen showbiz evolve, you've seen media evolve, so many channels। जब काम शुरू किया था तो एक पीटीवी हुआ करता था, चंद लोग हुआ करते थे, लाइव करती थी, सेट पे जाके पीछे 3 कमीजें पहनती थी। और अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ, 4 कैमरा शूट हुआ करती थी, पूरा सीन एक गो में किया जाता था। we used to do like a stage, पूरी रिमेम्बर करते थे स्क्रिप्ट, उसके बाद ड्रॉ होती थी लाइंस सेट की, और उसमें हम मूवमेंट करते थे, फिर जाके लाइव होता था। गड़बड़ हो गई तो हो गई। और कितनी कमिटमेंट हुआ करती थी बद्दो उस वक्त, कितना एक जज्बा था, एक पैशन था, एक शौक था कि अच्छा काम करना और सबसे बेहतर काम करना, दिल से काम करना। मैं ये बता रही हूँ कि मेरी कुर्ती जो मैं, जो तुम मुझे कह रही थी ना गुस्सा चढ़ता है इसको बहुत, वो इसी चीज़ों पे चढ़ता है, क्योंकि हम उस ज़माने के हैं अभी तक, और सुई अटकी भी है कि अगर हमें जितने बजे भी कहा है हम प्रॉम्प्ट उसी वक्त। जवानी में तो आप भी वक्त पर नहीं आती होंगी। नहीं उस वक्त मैं क्यों, मैं आपको एक बात बताऊं, उस वक्त नई नई चीज थी और हमें शौक था, और हमने हमारे आगे हमने किसी को देखा। मेरा तजुर्बा ये है कि जब शुरू होता है, जवान होती है लड़की, तो वो लेट आना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे सीरियर होती जाती है उसके बाद सबसे पहले वो बैठी होती है। शो बिजनेस में ये नहीं होता। अच्छा, हम लोग घरों से आए थे उस ज़माने में, औरतों को टीवी पे काम करने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, मतलब लाइक फैमिली, जैसे हमारी थी फैमिली, बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, और जाके बच्चों को कहानियाँ सुनाई, फिर जब ड्रामा किया तो एक लफ्ज़ नहीं आता था हमें, हमने कोई आगे देखा नहीं था। आजकल के लोगों को तो हमारे ड्रामे देखने के इतने मौके मिलते हैं, कितने सारे प्लेज हैं पिछले, उसको देख के ये लोग सीख सकते हैं कि इम्प्रूव कर सकते हैं। एकेडमी वगैरह तो है नहीं हमारे पास। क्या ये ज़िया मोहिउद्दीन जो बनाई है उसमें कभी काम शुरू नहीं नापा हो गया, हो रहा है काम, हो रहा है, हाँ काम हो रहा है। some time, जब एक इंस्टीट्यूशन बनने में तो वक्त लगता ही है। हमारी जो माशरा है ना, जो हमारा माशरा है ना, उसमें ये सकाफत जो होती है, ये गाना और डांस और एक्टिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली लोग डाइजेस्ट करते हैं, बहुत डिस्कस बिल्कुल बहुत डिस्कस करती है। बट यू नो, एक और चीज़ बद्दो मैं समझती हूँ कि उस वक्त हमारे में लालच नहीं थी, ग्रीड नहीं बिल्कुल था, हमारा मकसद पैसा नहीं होता था, मनी वाज नॉट द मोटिवेटिंग फोर्स और द एंड गोल ऑफ डूइंग थिंग्स। हमारा मकसद था अच्छा काम करना, वो शौक था, सीखना। मैं तो सीखती थी उस ज़माने में, ये टीवी इतना मतलब VCR वगैरह नहीं था, तो मैं फिल्में देख के ना देखने जाती थी, और किसी के एक्सप्रेशन देख रही हूँ, किसी के देख रही हूँ कि इस लाइन पे, इस तरह हमने सीखा। क्योंकि और फिर वैसे ये सच है, ये बड़े लोग थे जो भी हमारे सीनियर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, ये टीवी के, कि इनके सामने कोई मिसाल नहीं थी, इंस्टीट्यूशन भी कोई नहीं था, और ये भी नहीं था कि आप घर पे VCR पे देख लें या DVD पे देख लें, बस आप जाके सिनेमा में जो देख सकते हैं उसी से आपने लर्न करना है। और फिर भी ये लोग इतने परफेक्ट आर्टिस्ट दे गए उस ज़माने में, मुझे यानी मैं अगर आज के आर्टिस्टों को देखूं तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता जो परफॉर्मेंस वो दे दिया। नाजी साहब, मैंने कहा अब तो ये हाल है कि लड़कियां साफ कहती हैं कि हम तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही हैं, वी ओनली दे नॉट इंटरेस्टेड, देयर इज नो कमिटमेंट टू यू नो एक्टिंग और एनी पैशन फॉर द आर्ट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दे ओनली फॉर कमर्शियल। उन्हें देखकर लगता है कि पैसे के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि वो जो भी काम करती हैं वो पैसे के लिए होती है, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, काफ़ी कुछ होता है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, टू मच पॉलिटिक्स, टू मच सीरियस। चलो अच्छी बात, चलो कोई वेकेशन पे चले, लेट्स गो फॉर अ वेकेशन। चलो जाना तो आपका मुझसे वादा था कि मुझे लेके जाना है अपने पार्क में। हाँ, पार्क में तो लेके जाऊंगी। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्हें लाई गली वो दिन टूर चली। नहीं मैं तो इनसे बात हुई, इनके साथ तैयार होगी, और अभी इसको बड़ा शौक कोई और आ गया तो उसके साथ तैयार हो जाए। इसको पता ये नहीं है कि मैं पार्क जाके शार्क बन जाती हूँ, और वो भी आदमखोर किस्म की। आप समझ लीजिए, आप पार्क जाना ही नहीं जाना। मैंने कहा जान ऐसा करते हैं, लेट्स गेट मरीना, लेट्स गेट अ फ्यू, हम सारी लड़कियां मिलके कहीं चलती हैं, चलो, है ना? सीरियसली। हाँ, और अगर आप चाहें तो हम आपको ऑनरी वुमन का खिताब देकर अपने साथ लेके जा सकते हैं। क्रिएटिंग डाउट्स। मैंने कहा क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं, फिर शक पड़ता है मुझे बीच में एक मर्द है। क्यों भाई, दो लड़कियों की हो या 2 लड़कों की दोस्ती नहीं हो सकती इस लेवल पे? पर मैं ही कह रही हूँ मेरी जान, आपको नहीं पता, मेरे बड़े मेल फ्रेंड है, उनसे इसी तरह बातें करती हूँ, बड़े प्यारे दोस्त है मेरे। और आपको नहीं पता मेरी भी बड़ी फीमेल फ्रेंड्स हैं मुझसे।
मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त, मेरी बंदो और हमारे नज़ीर, आपके, हम सब के नज़ीर नाजी। अभी तक आपने हाँ जी नहीं कहा। हाँ जी। हाँ, कह दो ना चार, क्या चाहता है, कह दो हाँ। नहीं, मैं खुद नाजी कभी नहीं कहता, मुझे दूसरे नाजी कहते हैं। हाय, इसका मतलब इनको नाजी नहीं बोलना चाहिए। हाँ मैं तो जी। आपको हाँ जी कौन मुझसे सीखो ना। हाँ, बताओ। हाँ जी। हाँ जी। I'll have to practice that. But it's been such a pleasure और मुझे यकीन है कि आज नज़ीर नाजी से मिलके, सॉरी नज़ीर हाँ जी से मिलके और मेरी बद्दों से मिलके आपको ज़रूर यकीनन बहुत खुशी हुई होगी। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया, तो इसलिए आप लोगों को जाना होगा। हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी, बल्कि पेश होंगी with two very exciting personalities. Until then, Khuda Hafiz, Nawazish. Thank you so much. Really, it's such a pleasure having